तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये कंपेयर करके अभी तक जो चीज पढ़ी है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम किन बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। जो सेल में दिखा वही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ था। इसलिए दो मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स में एक का नाम प्रोकैरियोटिक और दूसरे का नाम यूकैरियोटिक है। हालांकि कुछ और कैरेक्टर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं और यूकैरियोटिक को फिर से एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें जब जब लगेगा हम लोग उस क्राइटेरिया के बेसिस पे सेल को क्लासिफाई करेंगे, जब मौका लगेगा, जहां जरूरत होगी, अपने कंफर्ट पर। अभी हमारे लिए सेल के टाइप दो हैं और बाय डिफॉल्ट भी दो ही रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी करो। अब जैसे प्लांट है, प्लांट में सेल के टाइप बोलते हैं दो, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, मतलब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। एनिमल सेल बॉडी जैसे हम लोग के अंदर दो टाइप के सेल्स, एक सोमेटिक जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते, दूसरे जनरेटिव जो गैमीट बनाने जाएंगे, मियोसिस करेंगे। जैसे दो टाइप, यानी कुछ भी पढ़ोगे टाइप कितने रहने? दो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी कैटेगराइजेशन पढ़ते हो। कोई भी पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, आंसर है दो। अब कुछ भी बेस, किसी भी बेस पे ले लो। प्लांट के अंदर डिवाइड करता है तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं करता तो परमानेंट। ठीक है, हैप्लॉइड होता तो गैमेटोफिटिक, डिप्लॉयड होते तो स्पोरोफिटिक। एनिमल के अंदर नॉर्मल बॉडी फंक्शन सोमेटिक, डिवीजन करने वाले, रिप्रोडक्शन करने वाले जनरेटिव। न्यूक्लियस के बेस पे बड़ा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ऑटो और हेटेरोट्रॉप यानी न्यूट्रिशन के टर्म पे बड़ा तो बोला क्या? प्लांट सेल और एनिमल सेल। बताइए, कहीं से भी करो, आना तो क्या आंसर? दो। एमपीपीएमटी का क्वेश्चन था। अब वो एमपीपीएमटी को होते हुए 2500 साल हो गए, खत्म हो गई, अब नहीं होना। ठीक है, तो तब क्या होता था, 100 क्वेश्चन बॉटनी के आने, 100 आने जूलॉजी के। तो कुछ तो पूछेंगे, मतलब का, अन्दल अगल बकवास, इधर उधर का कुछ तो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, बच्चों ने आंसर लगाया 2। अब जब आंसर पूछा गया बेटा किस आधार पे 2 लगाया, तो सबके अलग अलग आंसर थे। उसने बोला प्लांट और एनिमल, वो भी सही था। किसी ने बोला कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो भी सही था। किसी ने बोला सोमेटिक और जनरेटिव, वो भी सही था। किसी ने बोला मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, वो भी सही था। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर नॉट द बेसिस फॉर कैटेगराइजिंग स्टूडेंट इन इंटेलिजेंस और मेमोरी बेस्ड। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आपको कितना आता है। हो सकता है कि आपने तुक्का मारा और वो तुक्का सही जगह पर बैठ गया हो। क्योंकि कई लोग इस तरीके की सलाह देते हैं, अबे तू तो गैस कर लेना, तुक्का मार देना, क्योंकि अगर सही होगा ना तो तुझे 4 मिलेंगे और गलत हुआ तो -1 ही तो होगा, कर लेना। लेकिन मूर्ख ये नहीं बताते कि अगर तुमने ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन गलत करे, ठीक है, 5 क्वेश्चन सही करे, तो तुम्हारे मार्क्स जो होंगे वो कटेंगे जो तुम्हारे सही क्वेश्चन में से थे। गलत क्वेश्चन के नंबर कटेंगे क्या? सही के कटेंगे ना। तो रिस्क उस चीज का देखो। ये मतलब पैसे आए नहीं, कर्जा और हो गया सर पे, कमाता कुछ नहीं है। इसलिए तो जो नहीं कमाता उसे बैंक कर्जा नहीं देता, उनको मालूम है इसमें पहले ही नहीं है, सारी चीजें क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब तुमने कुछ कमाया है नहीं और तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को देखना चाहिए कि हमारे मार्क्स कई बार शॉर्ट रह जाते हैं, हम जितना मेहनत करते हैं उतना अचीव नहीं कर पाते। उसका एक बड़ा कारण होता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के बचने के कई सारे तरीके हैं। एक, कमी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो हर क्वेश्चन को करने के लिए समय कैसा मिल जाएगा? ज्यादा, यानी आराम से उसे पढ़ सकते हो, तसल्ली से। लेकिन क्या ये काम आएगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी कमजोरी किस चीज में है। तुम्हारी कमजोरी थ्योरी को रीड करके उसको समझने में है, या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता तो तुम्हें 1 मिनट मिले, तुम्हें 1 घंटा मिले, तुम्हें 1 दिन मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तुम्हारी दशा एक बराबर है। तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलना। लेकिन हां, अगर तुम स्लो हो, याद रहता है लेकिन कैसे हो? स्लो। इंटरप्रिटेशन तुम्हारा थोड़ा सा स्लो चलता है, स्लो मोबाइल हो तुम, पुराना मॉडल। तो टाइम बढ़ाकर कम क्वेश्चन करके तुम्हें वो फेवरेटिज्म मिल जाएगा या वो प्रेफरेंस मिल जाएगी जिसमें तुम्हारे नेगेटिव कम, पॉजिटिव
ज्यादा होंगे। तो अपने आप को जिस भी कैटेगरी में रखना है वो अभी से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि जो डीपीपी कर रहे हो, जो भी मॉड्यूल कर रहे हो, उन दोनों को प्रॉपरली आप कंपेयर करके चलो, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हुए चलो और टाइम बांध के चलिए। स्टॉपर लगाइए, टाइमर लगाइए, कुछ भी करिए और टाइमर लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कि आपने मान लीजिए कि क्वेश्चन करने हैं डीपीपी में 15, आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना, राइट। मैं 30 सेकेंड नहीं दे रहा हूं आपको ना, कि 15 क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट नहीं, हम उससे ज्यादा टाइम लेंगे। ओके, शुरुआत में, क्योंकि मुझे कितने क्वेश्चन करने, पूरे 15 करने। नहीं बन रहे हैं तो यही चेक करना है कि क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 15 है, छोटा सा टॉपिक है। अगर नहीं बन रहे हैं कि मतलब यही पता लगेगा कि मैं इतना भी याद नहीं रख सकता कि एक क्लास या 2 क्लास का टॉपिक जो एक डीपीपी में आता है मैं उसी को सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो यानी हमें तुरंत प्रभाव से बादाम खाने चालू कर देने हैं। समझ गए? बादाम इलाज नहीं होता, मैं बस मजाक में कह रहा हूं। अभी अभी चेता रहा हूं, अभी समझा दे रहा हूं कि अगर 15 क्वेश्चन की डीपीपी में भी तुम 5 गलत कर दो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को समझने की कि आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि 12th बोर्ड में 90, 95, 97, 98, 100% आए हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं किए होंगे बहुत ज्यादा, वैसे तो बोर्ड में आते हैं आजकल, लेकिन वो वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इधर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा अलग रखिए। ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें 10 में से 5 क्वेश्चन अगर मैं गलत करूं छोटे से टॉपिक में, मेरी मिस्टेक 40% से ज्यादा है, तो मतलब मुझे इस बात को सोच लेना चाहिए कि मेरे पढ़ने के तरीके में बहुत बड़ी कमी है। सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदलने से आपके पूरे 15 क्वेश्चन, उसके बाद पूरे मॉड्यूल में 100, 140 क्वेश्चन जो भी हो वो सही हो सकते हैं। आपको जज करना है कि आप कहां लैग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। और मैं कह रहा हूं ना, टाइम बाउंड करिए, टाइम बांध कर 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कर दें। फिर देखिए जो क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या हुआ एनसीईआरटी में था, नोट्स में था, ऐसी लाइन लिखी हुई थी, फिर भी आपसे गलती हो गई, तो देखिए कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आया या लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है, उसे आइडेंटिफाई करिए। कैसा क्वेश्चन गलत किया, एग्जाम्पल का नाम था उसके अंदर या कोई डेटा दिया था, ईयर, साइंटिस्ट का नाम था, डेटाबेस, सीधे रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि वो चीज दीवार पे लिख लो, सामने साइंटिस्ट की पूरी लिस्ट बनानी चालू कर दो, क्योंकि ऐसा आगे और भी होगा, और भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, आप वो भी भूलोगे, वो भी गलत करोगे। शुरुआत से इन चीजों पे ध्यान दे दो, ये चीज समझ लो। स्ट्रेटेजी बच्चे से बच्चे पर वेरी करती है, ठीक है। सबसे मुश्किल काम ही यही है, याद रखना। आप याद ही नहीं रख पाते कि आपने ड्रॉप लिया है, आप याद ही नहीं रख पाते कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप याद ही नहीं रख पाते हैं कि आपको सिर्फ अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप याद ही नहीं रख पाते हैं कि नीट का एग्जाम चारों सब्जेक्ट का होता है, एक सब्जेक्ट का नहीं। जब ये नहीं याद रख पाते तो टाइम टेबल बनाना कैसे याद रखोगे? जब इतना याद नहीं रहता तो ये कैसे याद रखोगे कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी है? हर 10 दिन में याद दिलाना पड़ता है कि ऐसे पढ़ो, नहीं तो फिर से ट्रैक से बाहर। तो तरीका देखो, मैं बता दे रहा हूं, तरीका अगर शुरू से सही रहेगा तो आपके शुरू से मार्क्स ऐसे रहेंगे जहां पे इंप्रूवमेंट के चांसेस सीधे सीधे दिख रहे होंगे। आप डे 1 से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तो मैंने चालू ही किया है, अभी और थोड़े एग्जाम दूं तब नंबर सुधरेंगे। तो बेटा अभी से ही सुधार लो, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अपनी मेहनत को ज्यादा बेटर बनाने के लिए एनालिसिस करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे क्वेश्चन की मिस्टेक करते हैं। मैंने तरीका बताया था, मैंने एरर बुक के बारे में भी बोला था कि आप बनाएं तो बहुत अच्छा। हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में आज हमें पढ़ने वो पार्ट जो किसी प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे। वैसे 2 नाम दिए हुए हैं बुक में, एक लिखा हुआ है बैक्टीरिया और लिखा हुआ है एक टिपिकल बैक्टीरिया। तो चलो मान लो हम ले लेते हैं एक टिपिकल बैक्टीरिया, यानी जो आमतौर पर आसानी से मिल जाए। ये कोई जरूरी नहीं है एक बैक्टीरिया में मैं जितनी चीजें बनाऊंगा वो सबकी सब मिले।
मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हम तो एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ लें। अभी तक जो मैंने ये चीज पढ़ी है कि प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टर मैंने यूकैरियोटिक से कंपेयर करके बताए थे। मैंने आपसे इतना बोला था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स फंडामेंटली सिमिलर। अपना तरीका बहुत सही है भाई। देखो, जब अगर बात आती है कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा तो उसको उठा के सीधे कंपेयर करके नए तरीके से लिख लो। ये रिवाइज भी करवा देगा और ये रिफ्रेश भी करवा देगा टॉपिक को। पुराना नहीं याद है तो यहां से याद आ जाएगा। ये फंडामेंटली सेम है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट ऑफ सेम काइंड, ये एक जैसे नहीं होते। नंबर दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो सेल्स के बारे में। यहां पर हम लोग कहते हैं क्या राइबोसोम्स मिलेंगे? हाँ मिल सकते हैं। हमें उससे नहीं मतलब, हमें मतलब किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहां क्या लिखी जाती है? एब्सेंट। उधर क्या लिखते हैं? प्रेजेंट। इसलिए तो यूकैरियोटिक हुआ कि आपसे बोल सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगी क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या यहां पर प्रेजेंट होंगी? तो हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, नहीं है। लेकिन यहां पर कैसी है? प्रेजेंट। और ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से अलग फंक्शन करता है। यानी एक यूकैरियोटिक सेल में काम करने के लिए सारी जगह कैसी होंगी? अलग अलग। यानी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन, सेल को कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है। या फिर इसी को कहेंगे डबल एनवेलप सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर। ये आगे कहीं नहीं आएगा ना, यहीं पढ़ लेंगे विद इन द सेल। किताब में भी कहीं सीधे नहीं लिखा है, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते टाइम दिखेंगे। या इसी को दूसरे टर्म में लिखते हैं सेल कंपार्टमेंट लाइजेशन। या फिर एक फंक्शन अपनी मेम्ब्रेन में या ऑर्गेनल में, उसके बाद सेल की मेम्ब्रेन में कवर्ड, क्या लिखेंगे? डबल एनवेलप सिस्टम। और इधर जब इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, सब कुछ जो होना है साइटोप्लाज्म में होना है, इसे कहते हैं सिंगल एनवेलप सिस्टम। ये सिंगल एनवेलप सिस्टम हो गया। बाकी तो ऐसा है कि इनके डीएनए के बारे में भी थोड़ा सा जान लें, ये आज पढ़ना है ना। इनका डीएनए कैसा है? डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आई? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। तो यहां प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल लिख रहे हैं वो कैसा होगा? सर्कुलर, सिंगल, नंबर में कितना है? एक है, बेशक डबल स्ट्रैंडेड। हमारे अंदर भी यानी यूकैरियोटिक में भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन होता कैसे? लीनियर। और नंबर में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के टाइप पर डिपेंड करेगा। हमारे अंदर जैसे 46 हो सकते हैं, 46 सेगमेंट्स, ठीक है। यहां साइड में लिख देते हैं डबल स्ट्रैंडेड पैक्ड विद कौन सा प्रोटीन, जानते हो क्या? कुछ लोगों की आवाज आई, कुछ लोगों की नहीं आई। मतलब कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, सीधी बात। अच्छा बाय द वे, कितने लोग थे जिन्होंने कोई कोचिंग वोचिंग पढ़ी थी 11 12 में? ऑनलाइन कितनों ने पढ़ी थी पहली बारी? ऑफलाइन? नीचे कर लो। हाँ, तो ये कॉमन से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेबलिंग्स करनी है, लेकिन उससे पहले समझिए बैक्टीरिया आपके मेरे बीच में है, जितनी जगह इमेजिन करोगे उतनी जगह पर है। बेशक डेटोल या दूसरे कोई से भी साबुन ये कहते हो कि कीटाणु मारे 99.9% तक, मतलब उसने भी कुछ छोड़ दिया क्या? वो पानी जिससे तुमने हाथ धोया उसमें भी क्या है? बैक्टीरिया। कि बर्तन विम बार से मांज लिए कि उसमें नींबू की शक्ति है, बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन जिस पानी से धोए उसमें बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें चावल परोस दिया और चावल खाते टाइम जो चम्मच तुमने लिया और चम्मच जब तक तुम्हारे मुंह में आए उसमें बीच में हवा में भी बैक्टीरिया, तुम्हारे मुंह में बैक्टीरिया। तो जब है ही है बैक्टीरिया तो फिर क्या चिंता है? काय के लिए साबुन साबुन करते हो? छोड़िए। खैर, हाइजीन अपनी जगह, नॉर्मल बातें अपनी जगह। आपके मेरे बीच में बैक्टीरिया दिखाई नहीं दे रहे हैं हजारों की संख्या में। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैंने पहले भी यह बात कही है कि कोई चीज अगर नहीं दिखाई देती तो उसका एक कारण हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा छोटी है, यानी लाइट टकराई, स्कैटर हुई, लेकिन नेग्लिजिबल। फिजिक्स में नेग्लिजिबल वर्ड बड़ा काम का है, मतलब इतना कम डेविएशन आया कि इमेज या शेडो क्रिएट नहीं हुई। राइट? छोटी चीज इतनी बारीक चीज है कि उसमें स्कैटरिंग का कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए विजिबल नहीं है। या दूसरा कि वो कैसी हो? ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर लाइट को रोकने वाली कोई चीज है ही नहीं। जैसे शीशा होता है ट्रांसपेरेंट, उसने कोई इमेज कास्ट नहीं किया, शेडो नहीं बनी, तो मैं जाके उससे टकरा गया। इतनी भी सफाई नहीं रखनी थी, मैंने बोला उससे आप इस ग्लास के ऊपर कुछ स्टिकर लगाइए, पुश पुल कुछ लिखिए, हैंडल लगाइए, ताकि कोई और आके टकरा ना जाए। मैं हल्का फुल्का हूं, कोई भारी आएगा तो हो सकता है शीशा गिर जाए। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे रही है तो उसके दो मेन कारण हो सकते हैं, वो छोटा है या लगभग ऐसा है ट्रांसपेरेंट, यानी वो स्कैटर करता है लाइट तो नेग्लिजिबल है, और या फिर उससे लाइट पास हो जाती है। तो ऐसा करने से बचने के लिए अगर मुझे बैक्टीरिया देखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा, ताकि छोटे को क्या करा जा सके? बड़ा किया जा सके। नंबर 2, अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट। लगभग ट्रांसपेरेंट है तो अभी भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मैं लाइट को रोकने के लिए उसको कलर कर दूंगा, इसे कहते हैं स्टेनिंग। तो वन माइक्रोस्कोपी में ही स्टेनिंग इंक्लूड हो जाती है। तो स्टेन करके मैं बैक्टीरिया को देखने की कोशिश कर रहा हूं, और तब मुझे पता लगता है कि बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। एक का नाम है ग्राम पॉजिटिव और दूसरे का नाम है ग्राम नेगेटिव। कि जब मैंने कलर करने की कोशिश की तो जिस कलर का इस्तेमाल मैंने किया है उसे अब ग्राम स्टेन कहते हैं। पहले उसका नाम था क्रिस्टल वॉलेट, डीप ब्लू कलर देता है। जिसने ये डीप ब्लू कलर रिटेन कर लिया मतलब ग्राम पॉजिटिव, जिसने रिटेन नहीं किया और पानी से धोने पर यह कलर चला गया, अल्कोहल से या KOH से धोने पर यह कलर चला जाए तो उसे बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आए हैं इसके बारे में शॉर्ट में जानना है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि स्टेनिंग करने का पर्पस है कि कोई चीज जो लगभग ना के बराबर दिखाई देने वाली हो उसको क्लियरली देख लें, उसको क्लियरली देख लें, बस इतना सा हमारा मकसद है। ये डायग्राम बढ़िया नहीं है। अंदर से बाहर की तरफ बना रहा हूं डायग्राम को, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मिले, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ जगह पर वेसिकल यानी राउंड ओवल बॉडी हो सकती है, कुछ जगह पर ऐसे इलोंगेट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वेसिकल के आपस में एक दूसरे से फ्यूज होने के कारण यहां पर मुझे फोल्डिंग्स के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। वेसिकल कहेंगे, ट्यूब्यूल कहेंगे, लेमिला कहेंगे, सब है क्या? इनफोल्डिंग्स। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो जगह बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मैं क्या कर रहा हूं? आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
आउटर का मतलब है बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ की लेयर्स। यहां पर उसका नाम है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच की जगह को कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सबसे बाहर यानी इसके भी बाहर एक लेयर बनेगी और उसका नाम होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो मैं बना रहा हूं वो ग्लाइकोकैलिक्स है। दैट्स इट। यानी ये ग्लाइकोकैलिक्स से लेकर हर चीज हो गई। ये बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर जो है वो सेल वॉल, और यहां जो फोल्डेड दिखाई दे रही है वो कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले जरा ना इनको लेबल कर लेते हैं और इनके नामों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सब क्या क्या है। ठीक है, अंदर जो भरा हुआ होगा यहां पर, यहां जो अंदर भरा हुआ है ये एक्वस मटेरियल कौन है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के बाद हम कहते हैं कि लेबलिंग करते समय हमने सबके नाम जब लिखे तो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उससे अंदर है सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर है, अंदर की तरफ सुनो, आउटर की साइड मैंने बोला बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ को बोलूंगा फॉलोइंग या बिलो। ठीक है, तो बिलो द सेल वॉल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल वॉल इज फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की साइड। ये सीक्वेंस है। इन तीनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है सेल एनवेलप। तीनों को मिला के जो कहा जाएगा उसका नाम सेल एनवेलप है। तो सेल एनवेलप इज थ्री लेयर्ड, सेल एनवेलप थ्री लेयर्ड है, और उसकी थ्री लेयर्स के नाम यहां पे मेंशन्ड है। ओके, फाइन, डन। आगे सुनिए क्या क्या नेक्स्ट भरा हुआ है। यहां बीच में ये जो मटेरियल भरा है, दिस इज साइटोप्लाज्म, यही साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसे आप सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया। मतलब वी आर राइटिंग ऑल द कंटेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म के बाद अगला नंबर में लिखने वाला हूं दूसरे स्ट्रक्चर्स का। दोज विल बी यहां पर प्रेजेंट एक अकेली टाइप की सेल ऑर्गेनल, वो सेल ऑर्गेनल जो सिर्फ प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट में भी मिल सकती है, उसका नाम होता है राइबोसोम। ये एक है, ये दूसरी, दे माइट बी मैनी, कई बार मेम्ब्रेन से अटैच हो सकती है और कई बार ग्रुप में हो सकती है। ये ग्रुप में, चलो ग्रुप में इधर बना देते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। क्या बताना चाह रहे हैं कि ये ना एक्चुअल में एक ही एमआरएनए से जुड़े हुए अलग अलग राइबोसोम्स है। ठीक है, व्हाट आर देयर नेम्स, तो वो नाम बताने की जरूरत है कि वो क्या क्या नाम हो जाएंगे इनके। इसी को पॉलीजोम कहा गया है, और अगर अकेले हो तो उन्हें मोनोसोम कहा गया है। नहीं, वाइट ही है।
ये राइबोसोम के फॉर्म्स हो गए, पॉलीसोम और मोनोसोम्स। या और चीजें क्या मौजूद है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा, यहां बीच में, इधर सेंटर की जगह पे, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एक नहीं है, ये तो एक है ये डीएनए, लेकिन इसके जैसे कुछ और है लेकिन साइज में छोटे। इसके जैसे कुछ और है लेकिन साइज में छोटे। ये सर्कुलर, ये सर्कुलर और ये दूसरा, ये भी सर्कुलर और ये तीसरा। सेवरल कॉपीज कौन सी चीजें कहलाती हैं, ये सब कहां से आए हैं, इनका नाम है, ये जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, और इनको कहेंगे प्लाज्मिड। So certainly there is a difference between the two. न्यूक्लियोइड बड़े डीएनए सिंगल है, प्लाज्मिड में प्लाज्मिड में कई सारी कॉपीज हैं, साइज में छोटी हैं, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। बाकी सेल ऑर्गेनल के नाम पे एक अकेला राइबोसोम था। कुछ और स्ट्रक्चर यहां किनारे में प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके लिए एग्जिस्टेंस बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है। उनमें मेम्ब्रेन हो सकती है या फिर नहीं भी होगी, उसे कहते हैं हम लोग इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन्स, वो सेल इंक्लूजन्स कहलाएंगे। ये मैंने सेल इंक्लूजन्स ही बनाए। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन हो गए। अब ये जो फोल्डिंग्स है यहां पर, ठीक है, उनके लिए और बाकी स्ट्रक्चर के लिए मैं नाम बता रहा हूं। मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं जिसकी लेबलिंग होगी, जिसे हम लोग लिखेंगे अंदर के जाते हुए स्ट्रक्चर, उसका नाम है मीजोजोम। दूसरा स्ट्रक्चर मैं नाम पहले लिख दूंगा, दूसरा स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा उसका नाम होगा फ्लैजेलम। मैं तीसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसका नाम होगा पाइलस। एक अकेले को मिला के बोलेंगे पाइल, उसे बोलेंगे पिली। फ्लैजिला प्लूरल, पिली प्लूरल। अगला उसका नाम है फिम्ब्रे। ये टूथब्रश के ब्रिसल टाइप्स कई सारे, ये चारों बनाऊंगा, पहले बता दिया है। मीजोसोम्स तो लेबल्ड है, मीजोसोम्स लेबल्ड है। कहां गया लेबल्ड के लिए, मैं ले लेता हूं इस बार। दीज आर मीजोसोम्स, ये मीजोसोम है, या इसके अलावा ऊपर भी मीजोसोम है, डिफरेंट डिफरेंट एम्बियंस में। फ्लैजिलम कैसी है, फ्लैजिलम की बात सुनो। फ्लैजिलम, पाइलस, फिम्ब्रे आर फ्रॉम द सेल सरफेस, ऑफ द सेल सरफेस नहीं, मतलब समझ जाइएगा। ऑन द टेबल, इन द टेबल समझते हैं, राइट? यानी कॉपी ऑन द टेबल, ऊपर है, टेबल की नहीं है वो, ठीक है, वो केवल टेबल के ऊपर है। उसी तरीके से ये फ्लैजिलम, पाइलस और फिम्ब्रे भी सरफेस पर हैं, सरफेस के नहीं है। क्लियर? इट इज लाइक यू आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। दूसरा, यू आर लुकिंग फ्रॉम द विंडो, तुम खिड़की से झांक रहे हो। इनकी दोनों की यही है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों का मतलब सेम नहीं है। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऐसा नहीं, ऐसा बोल रहे हो ना, ये तो नहीं बोल रहे लुकिंग ऑफ द विंडो, ये क्या है, गलत। लुकिंग फ्रॉम द विंडो, खिड़की से देख रहे हो। लुकिंग फ्रॉम द विंडो, फिर से कमिंग फ्रॉम द सेल सरफेस, नॉट द ऑफ द सरफेस। यानी पेन फ्रॉम द पॉकेट, तो पेन पॉकेट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। बात समझ जाइए, क्लियर कट।
यानी जब यहां से फ्लैजिला आगे बढ़ेगी, या फिर जब यहां से फ्लैजिला आगे बढ़ेगी किधर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मैं रेड नहीं बनाऊंगा, कंफ्यूज हो गए, मेरे को परेशान करोगे बाद में। यहां जब फ्लैजिलम आगे बढ़ेगी तो ये मत कहना कि उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आगे बढ़ेगी, नहीं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नहीं है, ये अपने में अलग ही है। जैसे किसी चीज को बाहर से ड्रिल करके इस वॉल में लगा दिया, वैसे ही कौन है, फ्लैजिलम। यहां से गए, ऐसे लगा दिया, यहां से देखा ऐसे जोड़ दिया, यहां से देखा ऐसे जोड़ दिया, इसके ऊपर कोई सरफेस नहीं है, ना सेल वॉल से गिरी है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बाकी यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम को कंपेयर करोगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। ये फ्लैजिलम हो सकता है पूरे सरफेस पर ये फ्लैजिला स्प्रेड है, या फिर हो सकता है एक अकेली होती हो सकता है एक सिरे पर हो सकता है बंच हो एक ही साइड में, हो सकता है बंच दोनों साइड में हो। ये जो मैंने बनाया ये क्या है, फ्लैजिलम। दूसरा है पाइलस, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, ओके फाइन। ये बना दी ट्यूब, थोड़ी छोटी बना देता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को सेल के अंदर या सेल के बाहर करना हो, यानी चीजों को आर पार करने के काम आ सकती है, आएगी भी, फंक्शन पढ़ेंगे पता लग जाएगा। छोटी है, ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है। लगभग हर साइड बनाई है ना, ओके, इधर नहीं बनी। ये है पाइलस, और अब है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर मतलब बहुत ज्यादा डेंस होंगे, नंबर में काफी ज्यादा होंगे, लेकिन साइज में कैसे होंगे, छोटे, डेंस, कॉम्पैक्ट, सेवरल इन नंबर्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्मूथ सरफेस पर बैक्टीरिया को स्लिप होने से रोकने के लिए, यानी अटैचमेंट। अगर पैरासिटिक बैक्टीरिया है तो रोमिंग नहीं हो सकता, मतलब फ्री घूमने वाला नहीं हो सकता, उसे अपने होस्ट से चिपक कर एक जगह पर रहना पड़ेगा। चिपकने के काम कौन आएगा, फिम्ब्रे। अगर कोई हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेता है, तो वो पानी में बहता हुआ नहीं रह सकता, उसे किसी चट्टान पर या किसी और सबस्ट्रेटम पर चिपकना पड़ेगा, और रोकने के लिए कौन काम आएगा, वो स्ट्रक्चर, नाम क्या उसका, फिम्ब्रे। तो लो, ये झालर टाइप जो बना रहे हैं इसी को कहते हैं फिम्ब्रे। इतने ही पार्ट्स पढ़ने हैं अपने को, इतने पढ़ने में ही 2-3 क्लासें खर्च हो जाती हैं। क्या इग्नोर नहीं कर सकते ना, दोबारा आ सकता है या फिर कभी भी आ सकता है पेपर में, हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है ये भी ना आए। इट्स ऑल अबाउट संभावना, हर चीज की संभावना 100% है। देख लीजिए, फ्लैजुलम से छोटे हैं, चलो डिजाइन पूरी हो गई, राइट। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबली थे उन्हें मेंशन कर दिया है। हम इन्हें बारी बारी पढ़ेंगे सारी चीजों को,
अपने आप समझ में आ जाएगी बात। तो जितनी भी पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है सेल एनवेलप की, बट वेट, अभी पहले दिखे तो, उसके बाद तो पढ़ेंगे। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेनिंग। और क्या देखेंगे फिर? माइक्रोस्कोप के नीचे, राइट। बैक्टीरिया कैन बी व्यूड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं ना, उसके अंदर आप इसे देख सकते हो। इतनी ज्यादा कोई परेशानी है नहीं, बढ़िया वाले लाइट माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात की जाएगी। डायग्राम की चिंता मत करो, तुम इधर देखो। प्रोकैरियोटिक सेल माइक्रोस्कोपिक है, बीइंग स्मॉलर। किससे स्मॉल की बात हो रही है? यूकैरियोटिक से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल स्टेन्ड, ताकि टू बी व्यूड बेटर, ताकि वो ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। नहीं तो ऐसे लगेगा पानी की बूंदों में कुछ इधर उधर हिल रहा है बस, और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जब बात माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग की आती है वो देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंशियल स्टेनिंग, मतलब डिफरेंशिएट करने वाली स्टेनिंग, जो एक से दूसरे टाइप को अलग करती हो। डिफरेंशियल स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन difference in composition of cell envelope। ओके, सेल एनवेलप में कंपोजिशन का डिफरेंस बैक्टीरिया के ग्रुप बनाता है, जिन्हें कहते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। पूरी प्रोसेस पढ़ के क्या करोगे? मतलब भी नहीं है कोई, डजंट मेक एनी सेंस। और मैं आपसे बता रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव क्रिश्चियन ग्राम के मेथड के ऊपर बेस्ड करता है। उसने यूज किया था क्रिस्टल वॉलेट, जिसका कलर था डीप ब्लू, या कह सकते हो वॉलेट कलर का। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनते हैं। लॉस्ट द ग्राम चेन। तो फिर इसने तो ज्यादा जिज्ञासा बढ़ा दी। जब हम पूरा मेथड कर रहे थे तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया के स्मीयर लिए, यानी बैक्टीरिया की कॉलोनी कहां से लेनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे सोर्स से जहां से बैक्टीरिया मिलेगा, मैंने कहा ना यत्र तत्र सर्वत्र, सारी जगह बैक्टीरिया मौजूद है। जहां से चाहे वहां से ले, घर के पानी के नल में आ रहा है, ठीक है, या फिर नहीं तो गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, वहां से ले आओ।
अब हमने जब कलर करा तो जिन्होंने कलर लेके डीप ब्लू ले लिया वो तो दिख रहे हैं, दूसरे जो कलर नहीं हुए वो अपने आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जब ये ब्लू हो गए तो जो नहीं हुए ये क्या है, इन्हें भी कलर करेंगे, इन्हें भी देखेंगे। उन्हें काउंटर स्टेन करते हैं, यानी दूसरा स्टेन यूज करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट या ग्राम स्टेन नहीं, उसका नाम है सेफ्रानिन। वो हो जाएंगे पिंक कलर के। लॉस द ग्राम स्टेन एंड देयरफॉर काउंटर स्टेन्ड पिंक बाय सेफ्रानन। ग्राम स्टेन का ही दूसरा नाम है क्रिस्टल, या ओरिजिनल नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। ग्राम वर्ड आया क्रिश्चियन ग्राम के बेसिस पे। डन। डन। चलो पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी उस बेसिस पे। फर्स्ट दैट वी हैव टू स्टडी सेल एनवेलप। चलिए स्टार्ट करें। सुनो, सेल एनवेलप में है 3 लेयर्स। कैसी 3 लेयर्स? वो लिखते हैं द 3 लेयर्स आर टाइटली बाउंड। 3 टाइटली बाउंड लेयर है। नंबर याद रखें, अलग अलग बॉक्स में करूंगा। 3 है पहली बात, और कैसी हैं? टाइटली बाउंड है, लूज नहीं। कैसी? टाइटली। नंबर, अगली चीज,
केमिकली कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स नहीं बोला है, क्या बोला है? केमिकली कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई क्वेश्चन बनाते टाइम लिख दे द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो उसे क्या मानोगे आप? फॉल्स। समझ गए? क्योंकि किताब में क्या लिखा है, बड़ी मजबूरी है, क्या करें, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में जब स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है तो इसका मतलब है कोई खड़ा, कोई आड़ा, ऐसा होना चाहिए। यहां तीनों कैसी हैं? लेयर में। इसलिए स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड बोलना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता। ठीक है, तो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है और बात कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है, तो उन्होंने लिख दिया इसको प्रोटेक्टिव। केमिकली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटेक्टिव, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखी है। तो मैं ये कहता हूं दे आर टाइटली बाउंड, वो तीनों टाइटली बाउंड हैं, उसके बावजूद उन तीनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है। 1 2 3, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, ये बाहर से अंदर की तरफ का सीक्वेंस है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, ये बाहर से अंदर का सीक्वेंस है। द सीक्वेंस एज फॉलोज, सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनमें से जो लेयर सबसे बाहर से अंदर की तरफ है उनके बारे में मैं बताऊं। ग्लाइकोकेलिक्स को मैं लिखता हूं आउटर मोस्ट। ठीक है, जो खास चीज है वो बता रहा हूं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिखते हैं ओनली लिविंग लेयर। पूरे सेल एनवेलप में सिर्फ एक लेयर है जो अलाइव है या लिविंग है, बाकी को क्या मानते हैं? नॉन लिविंग। ग्लाइकोकेलिक्स को भी और सेल वॉल को भी। अब बात आती है कि क्या तीनों लेयर केमिकली, ऊपर क्या लिखा है? केमिकली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि तीनों केमिकल कंपोजिशन में सेम नहीं है, इसलिए क्या लिख रहे हैं? केमिकली कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज, तीनों लेयर केमिकली नंबर, अगली बात, ये फंक्शन भी अलग अलग कर, तीनों को अलग अलग ही माने, कहने के लिए तीनों एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। दीज 3 लेयर्स डिफर इन, पहला मैंने बोल दिया केमिकल, या जस्ट लिख दो केमिकल, मत लिखो, सिर्फ क्या लिखो? कंपोजिशन। और दूसरा बोल दो उनका फंक्शन या रोल। इसमें ये दोनों, सॉरी तीनों अलग है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्लाइकोकेलिक्स फर्स्ट। ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहर है और इसके दो फॉर्म्स नोन है। या तो वो रिजिड हो सकती है, उसे बोलते हैं कैप्सूल, या फिर वो एक फ्लेक्सिबल लेयर हो सकती है, उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब कैप्सूल टफ होती है, और जिन सेल्स में कैप्सूल होगी उन्हें हम लोग बोलते हैं स्मूथ वॉल्ड। जिनमें फ्लेक्सिबल लेयर होगी उन्हें बोलते हैं वॉल्ड। ऐसे ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक, तो ग्लाइकोकेलिक्सिस फर्स्ट, हम लोग कैप्सूल और स्लाइम लेयर के बेसिस पे बैक्टीरिया की अलग अलग औकात भी पहचानते हैं कि दे आर नॉट एग्जैक्टली वन टाइप, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं।
हाँ, तो ऐसा बनाने का पर्पस है। स्लाइम के कारण क्या अपीयरेंस, रफ, और कैप्सूल के कारण अपीयरेंस स्मूथ। टफ लेयर, कॉमन इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये पैथोजेनिक या वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर कॉमन है। क्या कर रही है वो सुनो। पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एंटीबॉडीज। लो, मतलब पहले शरीर में ये बैक्टीरिया घुसे और उसके बाद उन्होंने एंटीबॉडीज को जगाया, लेकिन एंटीबॉडीज उन्हें ढूंढ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो तो कैप्सूल के पीछे छुपे हैं, इसलिए डिजीज हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था फेडरिक ग्रिफिथ ने। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड स्मूथ वर्ल्ड या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के लिए बात करी हुई थी। कहां पढ़ी है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां आता ये चीज है। खैर, एनीवेज, यहां दूसरे टाइप की बात करते हैं, दूसरे केसेस की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ये गीली गीली सी है, म्यूसिलेज टाइप, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेसिकेशन, सूखे से सेल को बचा रही है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेसिकेशन, इतना तो हो सकता है कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती हो। कॉमन इन नॉन पैथोजेनिक, या बोल सकते हो ए वारुलेंट बैक्टीरिया। तब इन्हीं के लिए आगे बताया गया है कि वायरुलेंट बैक्टीरिया ने जो कॉलोनी बनाई, ए वायरुलेंट बैक्टीरिया ने जो कॉलोनी बनाई, उनका अपीयरेंस कैसा होगा? वायरुलेंट का अपीयरेंस कैसा होगा? वायरुलेंट का अपीयरेंस होगा अपीयर स्मूथ कॉलोनीज। ये स्मूथ कॉलोनीज दिखती हैं, स्मूथ वर्ल्ड कॉलोनीज। एस, ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपेरिमेंट में जिसे एस लिखते हैं, और इनको लिखते हैं अपीयर रफ वर्ल्ड कॉलोनीज, यानी आर। ग्लाइकोकेलिक्स स्पष्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जैसा इसका नेचर है उसके हिसाब से इसमें शुगरी सब्सटेंस होते हैं अलोंग विद वाटर कंटेंट। शुगर टाइप्स वेरी करेंगे दोनों साइड में, एक तरफ दूसरी तरफ, इसलिए एक का नेचर है और एक टफ लेयर बन गई है। देन ग्लाइकोकेलिक्स से नीचे की लेयर आती है जिसका नॉर्मली बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो कंपाउंड होते हैं उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड। ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे ही हैं, पेप्टिडोग्लाइकन लिपिड ज्यादा ही है। इंटरेस्टिंग नाम पेप्टिडोग्लाइकन है, लिपिड तो ठीक फैट के लिए बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन क्या चीज हुई? पेप्टाइडो वर्ड आ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के कारण, ग्लाइकन वर्ड आ रहा है शुगर के कारण। तो ग्लाइकन आर एक्चुअली पॉलीमर अमाइनो शुगर्स। अमाइनो शुगर्स के ये पॉलीमर पेप्टिडोग्लाइकन जब बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इनके अंदर एनएम नाम की अमाइनो शुगर्स हैं। मॉलिक्यूल्स का नाम बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा एक एंजाइम लाइसोजाइम, या टीयर्स में एंजाइम लाइसोजाइम उसके ऊपर एक्ट करे। इसी टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं।
पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल लाइसोजाइम से तोड़ी जा सकती है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से भी टूटती है। एक ऐसा सेल जिसके पास सेल वॉल थी अब नहीं है, तो जो बच जाएगा पीछे उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। एनिमल सेल के लिए यूज नहीं, किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट सेल के लिए, फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, एल्गी के लिए, जहां पर भी सेल वॉल होती है। नंबर नेक्स्ट हम कहते हैं कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के पास, यानी ऑल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल देखी जाती है, एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा है। अब सेल वॉल काम क्या करता है? वही काम माइकोप्लाज्मा में नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल वॉल नहीं है। ऑल प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये वाली सेल वॉल कैसे बनी है? दो चीजें, इज मेड अप ऑफ, एक का नाम है पेप्टिडो ग्लाइकन और दूसरा नाम है लिपिड्स। ध्यान दीजिए पेप्टिडोग्लाइकन वर्ड पर। पॉलीसेक्राइड, मेड अप ऑफ अमाइनो शुगर यूनिट्स, यानी शुगर विद अमाइन ग्रुप। अमाइनो शुगर यूनिट्स कौन कौन सी? एक का नाम है NAG, फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन, और दूसरा है NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। जस्ट ऐसे मेंशन कर देते हैं। अब जब इस तरीके के नाम बताए गए तो यहां हम लोगों ने कहा कि पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर ये दो चीजें मौजूद हैं, आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मेरा पर्पस नहीं है बताने का, मैं तो बस इतना बोल रहा हूं, बॉन्ड्स बिटवीन दीज टू, इनके बीच के बॉन्ड जो होंगे, लाइसोजाइम या फिर पेनिसिलिन ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन NAG एंड NAM। NAG और NAM के बीच के बॉन्ड तोड़ता है, और जब ये NAG NAM के बीच के बॉन्ड तोड़ेगा तो इसी बेसिस पे हम लोग बात कहते हैं कि क्या बचेगा? सेल that lost the cell wall, जिसकी सेल वॉल चली गई, is left with, क्या बचा उसके पास? उसका नाम है प्रोटोप्लास्ट। यानी अगर किसी प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट चला गया तो क्या बचा? सेल वॉल। इनवर्स भी चल सकता है, खैर ये अपनी जगह पे, ये आगे काम आएगा बहुत सारे चैप्टर्स में, टिश्यू कल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, अलग अलग जगह पर। हम इसके आगे बढ़ते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, ये हम लोगों को समझ में आ गई सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल का फंक्शन समझो।
सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग होती है। रिजिड कवरिंग मतलब जिसका नेचर इन इलास्टिक है। एक क्या होता है कि सेल खींचे, सेल वॉल खींच जाए, उससे क्या बोलोगे, इलास्टिक। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि सेल के अंदर के कंटेंट बढ़ रहे हैं लेकिन सेल वॉल उसे बढ़ने या फैलने नहीं दे रही, यानी सेल वॉल कैसी हो गई, रिजिड। इसके एग्जांपल्स देखिए। हम दो फिनोमेना पढ़ा करते हैं, एक का नाम है एंडोस्मोसिस और दूसरे को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में ये बताया जाएगा, ठीक है। अब हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नाम का कोई चैप्टर है नहीं, होता तो ये ज्यादा डिटेल्ड होता, लेकिन अभी जैसे नॉर्मल सी बातें बताते हैं कि हमने ये देखा कि किशमिश खीर के अंदर फूल जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्मोसिस। ये मतलब ऐसा है कि दूध का या फिर कहिए पानी का कंटेंट किशमिश में चला गया, कारण उसके अंदर शुगर का कंटेंट कैसा है, ज्यादा। यानी जो चीज ज्यादा कंसंट्रेशन वाली होगी या जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा वो पानी को अपने अंदर खींचेगा। पानी के अंदर की तरफ खींचना एक सेल में कहलाता है एंडोओस्मोसिस, ठीक है। अपोजिट चीज देखिए, अगर बाहर सॉल्ट या कोई सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी सेल से बाहर निकल जाएगा, इसे कहते हैं एक्सोओस्मोसिस। ये कई बार सेल के लिए जानलेवा हो सकता है। जैसे अचार बनाते हैं तो उसके अंदर पहले नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद प्रिजर्वेशन के बेसिस पे एक्सेस में डालते हैं, तो अचार क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। यानी एक्सोस्मोसिस ने पहले सेल के अंदर से पानी खींचा और इतना के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर है, यानी सेल वॉल खत्म नहीं हुई, क्योंकि सेल वॉल कैसी मानी जाएगी, इन इलास्टिक। तो सेल वॉल के जैसी चीजें सेल को कोलैप्स नहीं होने देती जब आप नमक ज्यादा डालोगे बाहर, या फिर सेल को बर्स्ट नहीं होने देती, फूलने नहीं देती सेल के अंदर नमक ज्यादा, ठीक है। बोथ केसेस में सेल को प्रोटेक्ट करने का इसका सेल वॉल का, तो यहां पर भी यही फंक्शन है। हम लिखेंगे बीइंग रिजिड। रिजिड से मतलब यहां पर हार्ड से नहीं है, रिजिड से मतलब है यहां पे इन इलास्टिक से। इट प्रोटेक्ट्स द सेल। हाँ, तो मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, फिर इस क्लास में रिपीट करता हूं। एनसीईआरटी पढ़ी थी, पढ़ी थी तो भैया पढ़ी थी। कितने फंक्शन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के, बहुत सारे, कुछ नहीं होते, नंबर बताओ। फिर कहा पढ़ा था, अभी बोल रहे थे यस, और तुम बाय द वे नोट्स नहीं लिख रहे हो। मेरे पास में भी बहुत सारे नोट है लेकिन बैंक में रखे हैं, तो मैं लिखाना बंद कर देता हूं, क्या कहते हो, ये भी ठीक रहेगा ना। बेटा तब तक याद नहीं होगा जब तक नोट्स नहीं लिखेगा, गारंटी मैं देता हूं स्टैम्प पेपर पे। बोल कितने पैसे की लिख के दूं, पैसे बहुत है मेरे पास, बोल। पेपर मेरा होगा, पढ़ाऊंगा भी मैं, तेरे को याद नहीं रहेगा। सबसे बड़ा अफसोस यही है। पहला ड्रॉप है, दूसरा है, फर्स्ट है ना, कोई बात नहीं, अगले साल बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं बीइंग रिजिड इन इलास्टिक इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम, कितने फंक्शन लिखे हैं, किसने पढ़ी, कौन बोला था एनसीईआरटी पढ़ी, कौन था, 3। मैंने पहले ही बोला था आपको किस चीज पे ध्यान देना है, नंबर पे, कि कितने लिखे हैं, क्या क्या है, सेकंड है, पहले क्या ध्यान दो, कितने हैं, एंड कितने बार, कितने बाद में लिखा है, कॉमा किसके बीच में लगा है, ठीक है। काउंट करते हैं अपन। तुम्हारे पास एनसीईआरटी हो चाहे नहीं हो, अपने पास है भाई। शेप टू द, मतलब माइकोप्लाज्मा को कौन शेप देगा, सेल वॉल तो है नहीं, तो शेप नहीं मिलेगा। जिसके पास शेप नहीं होता उसे बोलते प्लूरोमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी बदलने वाले। माइकोप्लाज्मा इज प्लूरोमॉर्फिक बिकॉज माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल। याद आ गया, क्लियर, याद रखें इसको। नंबर 1 हो गया शेप देना, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या अब पढ़ने में हमें क्या लगता है, फंक्शन कितने,
तीन, ध्यान से पढ़ो। प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। एक्चुअली कितने दिखते हैं? तीन है। कितने एक्चुअली? दो। क्या लिखता है? ऐसा लगता है जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट एक हो गया और तीसरा क्या हो गया? बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। कोई बात नहीं, तीन लग सकते हैं, इसमें क्या हुआ? प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? अब मैं वही लिख रहा हूं ना, मैं भी वही चीज लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा? इट प्रोटेक्ट्स द सेल बस्टिंग। सेल कब बस्ट होगा? बोलो बोलो, कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे बनेगा एनालिटिकल, लैंग्वेज चेंज, कंसेप्ट वही। बस्टिंग व्हेन प्लेस्ड इन कौन सा सेल, सॉरी कैसा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक और वीक सॉल्यूशन। जब वीक सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा तो ये याद रखो कि सेल तो हमेशा ही अपनी सराउंडिंग से क्या रहना चाहता है? हाइपरटोनिक यानी स्ट्रॉन्गर। तो बाहर से क्या करेगा? पानी लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। अब अगर ये फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटिस्ट होते तो ये एक्सेस वाटर को छोड़ देते, लेकिन ये तो प्लांट सेल अगर है तो प्लांट सेल या फिर कोई बैक्टीरिया, ये अगर पानी अंदर आता जाएगा तो उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सेस वाटर को बाहर नहीं कर सकते। इन पे कोई पंप या मोटर नहीं लगी, इसलिए पानी को आने से रोकना पड़ेगा। कब रोकेंगे? जब ये वॉल रिएक्ट करेगी, इंसिस्ट करेगी अब और पानी नहीं चाहिए। और क्या लिखें? कोलैप्सिंग। कोलैप्स कब करेगा? जब कंडीशन क्या होगी? क्या? व्हेन प्लेस्ड इन, ज्यादा सॉल्ट वाला पानी, इन हाइपरटोनिक, यानी सेल लिख दिया यार, इधर लिखना था SOLN डॉट, सॉल्यूशन, समझ जाएंगे। हाइपरटोनिक या फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, यानी कैसा लिखना है? सुनो, दे विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बस्टिंग ड्यूरिंग ओस्मोसिस, दे विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एक्सोस्मोसिस। पूरा लिख रहा हूं ना, ड्यूरिंग एंड ओस्मोसिस, क्योंकि ये वर्ड आगे आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे, एंड एक्सो ओस्मोसिस रिस्पेक्टिवली, या एक्स ओस्मोसिस रिस्पेक्टिवली। ले, एक काम हो गया, फर्स्ट डन। काय के लिए? बीइंग इनइलास्टिक, ठीक है। और दूसरा क्या? बीइंग रिजिड। दूसरा काम क्या करेगा? बीइंग रिजिड, शेप टू द सेल। सेल को क्या दे दिया? शेप दे दिया, यानी जिसपे सेल वॉल नहीं उसमें शेप नहीं। ओके, जिसपे सेल वॉल नहीं होगी उसमें शेप नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा का भी शेप फिक्स नहीं है। चलिए देख लेते हैं, हम असर्शन रीजन बना लेंगे, माइकोप्लाज्मा की लाइन पता लग जाएगी, ऊपर वाले से रिलेटेड है। डन है, लिखाइए। लिखें असर्शन रीजन। असर्शन लिखते हैं माइकोप्लाज्मा इज प्लियो, या फिर लिखोगे प्लूरो मॉर्फिक, द वन हु इज हैविंग वेरिंग या डिफरेंट होती हुई मॉर्फोलॉजी। रीजन आर, पहले रीजन पढ़ना, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा जाता है? असर्शन। माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, बोलो
रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। असर्शन पे जाओ, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी उसका शेप फिक्स नहीं होगा। अब रीजन पढ़ो। प्लूरोमॉर्फिक यानी क्या बोल रहे हैं इसका मतलब? जिसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, चेंजिंग मॉर्फोलॉजी। यानी आंसर क्या होगा? एक करेक्ट, आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। जो यूजुअली कौन सी ऑप्शन होती है? फर्स्ट। ऐसे तो पढ़ना है, इससे ज्यादा थोड़ा ना कुछ करना है। सिंपलेस्ट है एंड इजीएस्ट है, राइट। मेथड बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूं ना, आप सीखिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं आपसे क्वेश्चन की किताब लिखने को नहीं कह रहा, आप सीखिए कि क्वेश्चन थ्योरी में से कैसे बनेगा। हम बुक की लाइन को रिफाइन करके जब नोट्स में लिखते हैं तो क्वेश्चन को इमेजिन करना और इजी हो जाता है, ठीक है। देखो, एग्जामिनर एक एक्स पर्सन है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, स्ट्रेंजर, ठीक है। आपने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी, समझ में आई चाहे नहीं आई, कितनी देर में पढ़नी है? मैंने कहा ना, 1-1.5 पेज, जो 10 मिनट 15 मिनट आपको लगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको कुछ आया कुछ नहीं आया, राइट। मान लीजिए 25%। अब आपने जब क्लास में पढ़ा तो मेरे साथ मिलके आपको और 25% आया। हम किसको अप्रोच करना चाह रहे हैं? एग्जामिनर को। हम एग्जामिनर को अप्रोच करेंगे अगर हम लोग 100% सही जाएं। हमने उस 50% करने के बाद एक क्वेश्चन फ्रेम किया, हमारे और अच्छे से कंसेप्ट बन गए। अब कितना और बढ़ गया? 25%। घर जाके मैंने फिर से एनसीईआरटी पर बेस्ड कोई सी भी किताब XYZ जो लगानी है लगाओ यार, डीपीपी, मॉड्यूल, जो किताब मिले वो लगाओ, फिंगर टिप्स, टो टिप्स, कुछ भी। आपने एनसीईआरटी बेस्ड किताब उसी टॉपिक की लगाई, आप और 25% आगे बढ़ोगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका एनालिटिकल कैपेसिटी अच्छा बन गया तो आप पेपर में वही देखोगे जो आप पढ़ के गए हो। ये नहीं कि जो पढ़ाया वही आया ना, जो पढ़ा वही आया। ये सीख लो। ये एक नहीं, ये सारे सब्जेक्ट में काम आएगा। और सिर्फ यहां तक नहीं, इसके आगे भी काम आएगा। फ्यूचर भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सही तरीका आ जाए। अपने को स्ट्रेटेजी ना एग्जाम के हिसाब से बनानी पड़ती है। एक होता है सब्जेक्टिव लिखना, कुछ भी आए बाएं दाएं कुछ भी लिख दिया, गाना लिख के आ गए, मास्टर को कोई मतलब नहीं है, उसको अपने 40 रुपए सीधे करने कॉपी चेक करके, उससे भी नंबर दे दिए, बच्चे पास हो गए। हमें ऐसी ऐसी जानकारी मिल रही है, बच्चे ड्रॉपर में पढ़ने आ रहे हैं और मैं उनसे पूछता हूं बेटा क्या चल रहा है? बोला सर कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं आ रहा। क्वेश्चन लगाए नहीं, लगाए नहीं, क्यों? हिम्मत ही नहीं हो रही। सर मालूम ही नहीं है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। मैंने कहा क्या बात करता है? बोला सर कभी पढ़े ही नहीं। मैंने कहा तेरे 12th में कितने परसेंट? बोलते 76, 76। मैंने कैसे आ गए? चलो ठीक है, 8th 9th कोरोना का समय था, स्कूल वालों ने भी घास काटी, बच्चे भी घास काट रहे थे, ठीक है। बोलता है सर हमारे स्कूल में 11th 12th में बायो का टीचर ही नहीं था। मैंने कहा तो तुमने बायो क्यों ले लिया? बोला इसीलिए ले लिया, जब टीचर नहीं तो क्लास नहीं, क्लास नहीं पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं तो मजे, अब भुगतो। बोलता है ऐसा लगता है हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा सच लगता है बेटा, अब कोई गलती नहीं तेरी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सेम उसी तरीके से पढ़िए जैसा मैं बोल रहा हूं, पेस ज्यादा रखने की जरूरत है ही नहीं, आप ऑटोमेटिकली साथ में रिवाइज कर लोगे। दैट इज द बेस्ट वे ओनली, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की पढ़े चाहे किसी की पढ़े एक ही बात है, बचे हुए रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट डीपीपी लगा सकते, लग जाएगी, पूरी हो जाएगी इतने में।